मेरे घर पे सफ़ेद मातम बिछा हुआ था। मैं बेयकीनी से उसे देख रही थी। उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी। मोहल्ले की औरतें मेरे पास बैठी थी और वो रोई जा रही थी और अफसोस से बातें कर रही थी कि इतनी सी उम्र में इतना बड़ा गम इस बच्ची पे टूट पड़ा है। माँ ही तो होती है जो बच्चे को अपनी आगोश में लेती है, लेकिन उस कम उम्र में ही इसकी माँ तो दुनिया से चल बसी। मैं कभी हक्का बक्का उन औरतों को देखती और कभी अपनी माँ को। मुझे लगता था कि मेरी माँ सो रही है और थोड़ी देर बाद उठ बैठेगी। सब औरतें रो रही थी। उनमें से एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। इससे जो बातें करनी है कर लो, दोबारा तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं ये सोच रही थी कि ये मुझसे क्या कह रहे हैं। वह 6 साल की उम्र की बच्ची अपनी माँ से क्या कह सकती है। मैं अपनी माँ के पास आ गई। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। मेरी आंखें तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। आंसू की एक बूंद भी मेरी आंख में नहीं थी। मैं अपनी माँ के पास चलती हुई आई और फिर अपनी माँ का हाथ हिलाने लगी। मैंने कहा कि उठो ना अम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तुम उठ क्यों नहीं रही? अम्मा, ये सब औरतें रो क्यों रही हैं? मैं मुसलसल अपनी माँ का हाथ हिला रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। मुझे याद आने लगा कि वो तो मेरी एक आवाज़ पर उठ बैठती थी। अगर कभी मैं रात को डर के चीख मार के बैठती तो मेरी माँ फौरन से मेरे पास आ जाती। मुझसे कहती कि शफक, तुम्हें क्या हुआ है? फिर मुझे सीने से लगा लेती, लेकिन पता नहीं आज वो क्यों नहीं उठ रही थी। मेरी आंखों से कतरा कतरा आंसू निकलकर मेरे रुखसार पर गिरने लगे। मैं अपनी माँ का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगी, अम्मा उठ जाओ ना, क्यों सोई हुई हो? ऐसी पक्की नींद तो तू कभी नहीं सोई, फिर क्यों आज नहीं उठ रही? देखो ना, तेरी शफक को भूख लगी है। तुझे पता है ना, मैं तेरे हाथ से ही खाना खाती हूँ। मैं अपनी माँ की मिन्नत समाजित पर उतर आई थी। उसकी मिन्नत करने लगी कि बस किसी तरीके से वो आंखें खोल ले। वो आंखें क्यों नहीं खोल रही थी? क्यों हमेशा की नींद सो चुकी थी? वे अपनी माँ के सीने के साथ लिपट कर रोने लगी। सारों की तार रोने लगी। रो रो कर मैं हलकान हो गई थी। मेरा हलक खुश्क हो चुका था और मैंने अपनी माँ की मिन्नत समाजत कर ली, पर वो नहीं उठ रही थी। अब मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ सा पैदा होने लगा। अचानक ही घर का दरवाज़ा खुला। मेरा बाप सिर पे टोपी पहने अंदर आया। इसके साथ और भी बहुत से लोग थे। शायद वो मेरी माँ की मैयत को उठाने के लिए आए थे। जब मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मेरी माँ का दिल धड़क रहा है, मैंने फौर भी बहुत से लोग थे। शायद वो मेरी माँ की मैयत को उठाने के लिए आए थे। जब मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे मेरी माँ का दिल धड़क रहा है, मैंने फौरन से अपनी माँ से पीछे हट कर देखा। मेरी माँ की आंखें अभी भी खुली हुई थी। एक अजीब सी रोशनी थी उनकी आंखों में। मैं अपनी माँ की आंखें देखने लगी। दोबारा से उसका चेहरा अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी कि उठो ना माँ, मैंने तेरे दिल को धड़कते हुए सुना है। तुम जिंदा हो। है मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि जो कि मेरी वालदा की उम्र की थी। मैंने कहा कि खाला, मेरी अम्मा जिंदा है, इसका दिल धड़क रहा है। देखो ना खाला, मेरी अम्मा जिंदा है। फिर ये उठ क्यों नहीं रही? उस औरत ने मुझे अपने साथ लगा लिया। कहने लगी कि सब्र करो बेटा, सब्र के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कहा कि मेरी माँ का दिल धड़क रहा है। मैंने अपनी माँ की धड़कनें खुद सुनी है। खाला, तुम खीरी बात को सच नहीं समझ रही, लेकिन मेरा बाप और दूसरे मर्द करीब आए। एक औरत ने मेरी माँ का चेहरा सफ़ेद कफन से ढांक दिया। फिर मेरा बाप मैयत उठा कर ले गया। मैं रोती रह गई, लेकिन ये तो शायद मेरी आजमाइशों की इब्तदा थी। उसके बाद तो एक ऐसा सिलसिला चल निकला था कि सुनने वाले की रूह को लरजा के रख दे। मेरी माँ को मेरा बाप मनो मट्टी के नीचे दबा कर आ गया। मैं घर के कोने में बैठी रोए जा रही थी। अभी सुबह है तो मेरी माँ जिंदा थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अलबत्ता बाहर बार बार उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसे वो दुपट्टे से बार बार साफ कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कोई तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो।
मैं अपनी माँ से पूछने लगी कि अम्मा क्यों परेशान हो, बार बार पसीना क्यों आ रहा है? मौसम तो सर्दी का है। पेट में दर्द था। मुझे ये सब कुछ देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। बार बार मेरी माँ का चेहरा सर्द पड़ जाता और पता नहीं उसे क्या तकलीफ थी। मेरा बाप उस वक्त कमरे में सो रहा था। मेरी वालदा कहने लगी कि शफक अपने अब्बा को उठाकर कह के दाई को लेकर आए। मेरी कमर में बहुत दर्द है। मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मा को ऐसा कमर में कौन सा दर्द था कि जो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं फौरन से कमरे में गई तो मेरा बाप रजाई में लेटा सो रहा था। मैंने जल्दी से अपने अब्बा का बाजू हिलाया। मैंने कहा कि अब्बा, अम्मा की कमर में दर्द है, कहती है कि दाई को ले आओ। ये सुनकर मेरे अब्बा फौरन से उठ बैठे और अपनी आंखें मसलने लगे। फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं आता हूँ। कुछ देर के बाद ही मेरे अब्बा कमरे से बाहर आए। मैं अपनी माँ की हालत देखकर परेशान थी। वो बार बार अपना पेट पकड़ रही थी और कभी दोहरी हो जाती तो कभी सीधी हो जाती थी। शायद दर्द की शिद्दत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी माँ की हालत देखकर मेरा बाप कहने लगा कि बस मैं अभी दाई को बुलाकर आ रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि पड़ोस से किसी और खातून को भी बुला लो। मेरी माँ से बात नहीं हो रही थी। बामुश्किल मुझे कहने लगी कि जाओ अपनी खाला सकीना को बुलाकर ले आओ। मैं फौरन घर से बाहर निकल गई और सामने का दरवाज़ा खटखटाया तो वह दरवाज़ा खाला सकीना ने ही खोला था। वो मेरी अम्मी की सगी बहन नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी पड़ोसन थी। इसलिए मैं अपने घर के आसपास की सब पड़ोसन औरतों को खाला ही कहती थी। मैंने कहा कि खाला, अम्मा के पेट में बहुत दर्द है, अम्मा तुम्हें बुला रही है। वो कहने लगी कि अच्छा चलो मेरे साथ, देखूं कि क्या हुआ है तुम्हारी अम्मा को। जब खाला सकीना घर के अंदर आई तो मेरी माँ की हालत को देखकर उन्हें सहारा देते हुए कमरे में ले गई। मैं कमरे में आने लगी तो वो मुझे कहने लगी कि तुम बाहर ही रहो, अंदर मत आओ। मैंने कहा कि मेरी माँ को दर्द हो रहा है, मैं क्यों ना अंदर आऊं। तो वो कहने लगी कि शफक बेटा, तुमसे कहा है ना, तुम बाहर बैठो, बस दुआ करो, अल्लाह तुम्हें भाई देते। मैं हैरान हूं कि खाला सकीना का क्या दिमाग खराब हो गया है। मेरी अम्मा दर्द से तड़पे जा रही है और ये कह रही है कि दुआ करो कि अल्लाह मुझे भाई दे दे। अभी मैं यही सोच रही थी कि जब अब्बा भी बड़ी तेजी से घर के अंदर दाखिल हुए। उनके साथ दाई अम्मा भी थी। दाई अम्मा फौरन कमरे में चली गई और उसके बाद मेरी माँ के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब भी मेरी माँ दर्द से चिल्लाती तो मैं दरवाजे के पास जाती और दरवाज़ा खटखटाने लगती और कहती कि अम्मा क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रही हो। मेरा बाप मेरा हाथ पकड़कर मुझे चारपाई पे बैठा देता और कहता कि दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें भाई देते। मैंने कहा कि अब्बा अम्मा क्यों चीख रही है, तो वो कहते कि कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चीख रही है, उसकी कमर में दर्द है ना, इसलिए अभी दाई माँ उसका इलाज करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद मेरी माँ के चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई और दरवाज़ा जब खुला तो सकीना खाला और दाई अम्मा रो रही थी। अब्बा फौरन परेशानी से चारपाई से खड़े होकर कहने लगी कि क्या हुआ है। सकीना खाला कहने लगी कि करीम भाई, नजमा और उसका बच्चा दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। ये सुनकर अब्बा परेशान होके फटाफट कमरे में गए थे। मैं भी कमरे में गई तो मेरी माँ हमेशा की नींद सो चुकी थी। तब तक मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह का मंजर याद आया और उसके बाद ही तो जैसे तांता सा बन गया था। लगता था कि पूरा गांव हमारे घर में आ गया है। जिससे मेरी माँ की मौत की खबर मिलती वो घर पे आ जाता। बार बार वहां बैठी औरतें यही कहती कि हाय हाय बेचारी बच्ची का क्या होगा, अभी तो 6 साल की है, खाना भी नजमा उसे अपने हाथ से खिलाती थी, बेचारी क्या करेगी। मुझ पर सब ही अफसोस करते हुए आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर जा चुके थे। अब सिर्फ सकीना खाला ही रह गई थी जो बार बार मेरे आंसू साफ कर रही थी और मुझे अपने साथ लगा लेती। फिर कहती थी कि कोई बात नहीं, अल्लाह की यही मर्जी थी। मैं अभी भी नहीं समझी थी कि मेरी माँ गई कहाँ है। अब्बा जब घर पे आए तो
उनकी भी आंखें सूजी हुई थी। फिर मुझे गले लगाकर रोने लगे। उस रात अब्बा ने अपनी चारपाई मेरी चारपाई के बिल्कुल बराबर डाली। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं तो अम्मा के साथ सोती थी। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो कहने लगे कि सो जा मेरे बच्चे, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी माँ को कभी भी न जाने देता। बहरहाल मेरी माँ को मरे हुए अभी 15 दिन भी नहीं गुजरे थे कि जब मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली। उस औरत को अपने घर में देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। वो दुल्हन बनी हुई थी और मैंने माथे पर पैर डालकर अपने बाप से पूछा कि अब्बा ये औरत कौन है? तो वो कहने लगे कि तुम्हारी नई माँ है। ये तुमसे बहुत प्यार करेगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। मैंने कहा कि क्या ये मुझे रोटी अपने हाथ से खिलाएगी? तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं खिलाएगी। फिर अब्बा ने कहा कि मुसरत, इस बच्चे को तुमने समझ के पाला है, इससे माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो मेरी नई माँ ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही मैं अपनी नई माँ की गोद में बैठने लगी तो वो कहने लगी कि मेरा जोड़ा खराब हो जाएगा, जरा पीछे हट के बैठो। मेरे बाप ने भी कुछ नहीं कहा। फिर मुझे दूसरे कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर लिटाकर अब्बा कहने लगे कि आंखें बंद करो, तुम्हें नींद आ जाएगी। मैंने कहा कि अब्बा तुम भी तो मेरे साथ लेटो ना। मैंने बराबर वाली चारपाई की तरफ इशारा किया। तो वो कहने लगे कि तुम सो जाओ, मैं आता हूं अभी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। मुझे अकेली नींद नहीं आती थी। पहले तो मैं अम्मा के साथ सोती थी और मेरी माँ मुझे अपनी बाहों में भरकर अपने करीब कर लेती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब नींद आ जाती थी, लेकिन उस वक्त मैं अकेली थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार खौफ सा महसूस हो रहा था। अम्मा की भी बहुत याद आ रही थी। मैं काफ़ी देर जागती रही कि अब्बा अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन वो पूरी रात नहीं आए। पता नहीं मैं कब सोई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बराबर वाली चारपाई अब भी खाली थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा कि मेरे अब्बा नई माँ के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। चंद ही दिनों में जान गई थी कि वो मेरे बाप की चहेती बीवी तो बन चुकी है, लेकिन मेरी माँ नहीं बन सकती। अब्बा के सामने वो मुझसे प्यार जताती थी, लेकिन जैसे ही अब्बा घर से बाहर जाते तो कहती कि चलो जाकर बर्तन धो। मैंने कहा कि अम्मा मैंने तो आज तक कभी बर्तन नहीं धोए। तो कहने लगी कि मैं सिखाती हूँ तुम्हें। फिर मेरा बाजू पकड़ के बड़े जोर से दबाते हुए वो मुझे किचन में घसीटते हुए लेकर गई थी, करवाती थी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने सारे बर्तन धोए और सर्दी के मौसम में ही मेरे कपड़े भीग गए और मैं सर्दी से कपकपाने लगी। जब मैं सारे बर्तन धो के अपनी अम्मा के कमरे में गई ताकि उन्हें बताऊं कि मैं बर्तन धो चुकी हूँ, तो वो फ़ोन पर हंस हंस के बातें कर रही थी। मुझे देखकर यकदम चुप सी हो गई और कहने लगी कि मेरे कमरे में क्या करने आई हो। मैंने कहा कि वो मैंने बर्तन धो दिए हैं। तो कहने लगी तो मेरे सर पे सवार होने की क्या ज़रूरत है, जाओ जाके झाड़ू लगाओ। अगले रोज़ जब मैंने स्कूल जाना था तो मेरी माँ कहने लगी कि इसे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, तुम कौन सा लाखों में कमाते हो जो इसे तालीम दिलवा रहे हो। बड़ी मुश्किल से एक तो घर का खर्चा पूरा होता है और इस पर तुमने स्कूल का खर्चा भी चढ़ा लिया। इसे घर पे रहने दो। मुझे लगा कि इस बात पर मेरा बाप मेरी नई माँ को ज़रूर डांटेगा कि तुम कौन होती हो मेरी बच्ची को स्कूल जाने से मना कर। मगर ये तो हैरान रह गई। अपने बाप का जवाब सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहने लगे कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, अखराजात वैसे भी बहुत बढ़ गए हैं। फिर मुझसे कहने लगी कि जाओ जाके यूनिफॉर्म बदलो। मैंने कहा कि लेकिन अब्बा मुझे तो पढ़ना है। अम्मा कहती थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। मेरी दूसरी माँ तमस्कुराना मुस्कुराने लगी। हर फिर कहने लगी कि तुम और डॉक्टर, शक्ल देखी है तुमने अपनी कभी? हैरत तो मुझे ये हुई थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ को कुछ भी नहीं कहा था। मैं हैरान थी कि एक ही रात में उस औरत ने मेरे बाप पर ऐसा भी कौन सा जादू कर दिया कि उसी में नजर ही नहीं आती थी। अब तो जब जी चाहता मेरी नई माँ बात बात पर मुझे डांटती थी।
कहती थी कि तुम्हें कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से सारे बर्तन धोती, लेकिन वो कहती कि तुम ठीक से बर्तन नहीं धोती। कई मैं अपने छोटे छोटे हाथों से सारे बर्तन धोती, लेकिन वो कहती कि तुम ठीक से बर्तन नहीं धोती। कई कई बार वो मुझसे बर्तन धुलवा कर झाड़ू लगवाती। 1 साल गुजर गया था। 7 साल की उम्र में मैं घर के काफी काम जान गई थी। अब तो अपनी नई माँ को चाय भी बना कर दे देती थी। एक चुप थी जो मैंने साथ ली थी। मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, मगर उसका सौतेलापन इस हद तक भी जा सकता है, ये मैंने सोचा नहीं था। कुछ महीने से मेरी नई माँ का चचाजाद भाई उनसे मिलने घर आता था और अक्सर उसी वक्त मिलने आता था जब मेरे वालिद घर पर नहीं होते थे। मेरे वालिद 40 के लगभग थे, लेकिन मेरी नई माँ 25 साल की थी। मैं उस वक्त सहन में झाड़ू लगा रही थी जब बाहर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा मैंने ही खोला था। सामने एक अजनबी नौजवान था, लेकिन नजरें बड़ी अजीब सी थी। मुसलसल से प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहा था। कहने लगा कि ज़हरा को बुलाओ। फिर खुद ही ज़हरा ज़हरा कहता हुआ मेरे पीछे मुझे हटाकर अंदर आ गया। मैं तो उस नौजवान की जुर्रत पर हैरान थी। जानती थी कि मेरी नई माँ का नाम ज़हरा है। 1 मिनट में मेरी माँ कमरे से तेजी से बाहर निकली और उस नौजवान को देख के उसके चेहरे को मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगी कि जमाल तुम कब आए? वो कहने लगा कि बस अभी आया था, तुम्हारी याद बहुत सता रही थी। मेरी माँ उसे अपने कमरे में ले गई और मुझसे ये कहकर गई थी कि चाय बनाओ। ये कहकर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इतना हैरान थी कि मेरी माँ ने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया है। मैं किचन में आ गई। अंदर से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैंने जब चाय बनाकर कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था, मगर बहुत थोड़ा सा, और फिर मेरे हाथ से चाय का कप लिया और कहने लगी कि सफाई करने के बाद सारे बर्तन भी धो लो। ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर पूरे 2 घंटे बाद दरवाज़ा खुला था और वो नौजवान उस कमरे से बाहर निकला। मेरी माँ कहने लगी कि जमाल इस वक्त करीम बख्श घर पर नहीं होता, तो तुम्हें जब भी आना हो आ जाया करना। वो कहने लगा कि क्यों नहीं, मेरा अपना घर है, मेरा जब जी चाहेगा मैं आऊँगा। फिर कहने लगा कि ये बेटी तुम्हारे शौहर की है? तो वो कहने लगी कि हाँ, बड़ी हसीन है। फिर वो कहने लगा कि ये इतनी सी उम्र में ही इतनी हसीन है, तो बड़ी होकर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। कहने लगी कि हाँ, है तो खूबसूरत। पता नहीं मुझे इस नौजवान की नज़रें अच्छी नहीं लगती थी। अब तो शुरू हो चुका था। वो नौजवान अक्सर हमारे घर आने लगा और जब भी घर आता मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर मुस्कुराने लगा। मैं फौरन से किचन में चली जाती और वो मेरी माँ के कमरे में, और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता। हर बार हंसने की आवाज़ें और बातें करने की आवाज़ें आने लगती। एक बार मैं कमरा बंद होने के बाद अपनी माँ के कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। खिड़की का पट जरा सा खुला रहता था। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिर कमरे में होता क्या है। जैसे ही मैं कमरे के पास गई और खिड़की को डरते डरते जरा सा खोलने की कोशिश की, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि आज खिड़की अंदर से बंद थी। मैंने कमरे के ऊपर रोशनदान से झांकने की कोशिश की तो कमरे में लाइट्स बंद हो चुकी थी। मैं ये सोचने लगी कि आखिर दिन के वक्त लाइट क्यों बंद थी और कमरे में अंधेरा क्यों किया गया था। मैदान से देखना चाहिए, लेकिन फिर मैं डर गई कि अगर मेरी नई माँ ने दरवाज़ा खोल दिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैंने वापस बावर्ची खाने में आकर ये सोचा कि चाय का कप बनाती हूँ और दरवाज़ा खटखटाती हूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस संभल का रद्द-ए-अमल ऐसा भी हो सकता है। मैंने चाय का कप बनाया और एक ट्रे में रख के अपनी माँ के कमरे के पास आ गई। मैंने हल्की सी दस्तक दी तो मेरी माँ ने चिंखाड़ कर पूछा कि कौन है। मैंने कहा कि अम्मा, वो चाय बन गई है। मेरा बस ये कहना था कि चिल्लाने की आवाज़ है। मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हें किसने कहा था कि चाय बना? जाके बावर्ची खाने में रख दो और जब तक मैं न कहूँ तब तक कमरे का दरवाज़ा मत खटखटाना।
पता नहीं इस लड़की को चैन क्यों नहीं है। मेरा दिल अजीब से वसवसों में मुब्तला हो गया था, क्योंकि मेरी माँ अपनी उस कज़न की आमद का जिक्र मेरे वालिद से नहीं करती थी। मैंने चाय का बावर्ची खाने में रख दिया। पूरे 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला और जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो होश उड़ गए। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैंने नजरें झुका ली थी। फिर वो नौजवान मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जाओ मेरे लिए चाय गर्म करके लेकर आओ। मेरी माँ दोबारा अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं बुरी तरह घबराई हुई थी और मैं किचन में आई और चाय गर्म करके जब उस शख्स के पास चाय लेकर आई तो चाय का कप पकड़कर मुझसे कहने लगा कि आओ मेरे पास आकर बैठो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे काम है। फिर उसने जेब से 50 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ाने लगा और कहने लगा कि ये रख लो। मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। इतनी देर में मेरी माँ कमरे से बाहर आई। इस बार उसके बालों से पानी टपक रहा था। पता नहीं क्यों मुझे वो नौजवान अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ कहने पक रहा था, पता नहीं क्यों मुझे वो नौजवान अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ कहने लगी कि रख लो पैसे, वो तुम्हें इतने प्यार से दे रहा है, इनकार क्यों कर रही हो। मैंने डरते डरते वो पैसे लेने चाहे तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। फिर मेरी माँ की तरफ देखकर कहने लगा, ज़ाहरा ये बड़ी कब होगी। ये कहते हुए उसकी हवस भरी नजरें मुझ पे पड़ने लगी। मैं काफ़ी उलझन का शिकार थी। मैंने कहा कि मेरा हाथ छोड़े। फिर वो हंसने लगा और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके बाद मैं धड़कते दिल के साथ दोबारा बावर्ची खाने में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स की जिस आदतें पड़ने लगी थी, कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी कहता कि मेरे पास बैठा करो। जब भी वो आता मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती। पता नहीं क्यों मुझे उससे बहुत डर लगता था। बार बार वो मेरी माँ से कहता कि ये कब बड़ी होगी। मुझे उस शख्स से अब डर लगने लगा था। एक बार मैंने रात को सारी बातें अपने बाप को बता दी। ये सुनकर मेरा बाप मेरी माँ को शक भरी नजरों से देखकर पूछने लगा कि घर पे कौन आता है। तो वो कहने लगी कि कोई भी तो नहीं आता। वो कहने लगा कि शफक बता रही है कि तुम्हारा कोई कज़न आता है। तुम्हारा कौन सा कज़न आता है। ये सुनकर मेरी माँ की रंगत उड़ गई थी। एक दो बार आया था, मेरा सगा भाई तो कोई है नहीं, बस समझ लें कि वो मेरा भाई है, क्योंकि मेरी अम्मा ने उसे ज्यादातर पाला था। सारा बचपन उसी के साथ गुजरा है तो इसलिए उससे बड़ी मोहब्बत है। फिर कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि आपने अपनी बेटी को जासूसी पे छोड़ा हुआ है, कि दिन में मुझसे कौन मिलने आता है और कौन नहीं। ये सारी बातें आपको बताती है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आ सकता। बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर उसने पूछा था। मेरे बाप के तो तेवर एकदम बदले थे। कहने लगे क्यों नहीं आ सकता, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार मिलने आ सकता है। मैंने तो इनकार नहीं किया। वो कहने लगी कि फिर तुम्हारी बेटी तुम्हें मेरे बारे में शक में मुब्तला क्यों कर रही है। यह सुनकर मैं घबरा सी गई थी। मैं नफी में सर हिलाने लगी। मेरा बाप ही मुझे गुस्से से देखने लगा। मेरी माँ छोटे आंसू बहाने लगी। फिर मेरे बाप के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, करीम बख्श, अगर तुम अपनी बेटी की बातों में आओगे तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरा तो घर बर्बाद होकर रह जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी इतनी सी उम्र में ऐसे काम भी करती है। अभी मेरे भाई पर भी शक करेगी और तुम्हें ये रिपोर्टें दिया करेगी कि मुझसे मिलने के लिए मेरे कज़न आते हैं, ताकि तुम शक में पड़ जाओ। क्योंकि मर्द अगर शक में पड़ जाए तो फिर हमें दिखता है। ठीक है, मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। इसका ख्याल रखती हूँ और फिर उसे भी तो मेरा एहसास होना चाहिए। ये सुनना था कि मेरा बाप मुझे गुस्से से देखने लगा और कहने लगा कि आज के बाद घर में कौन आता है कौन नहीं तो मुझे नहीं बताओगी। फिर मेरी माँ के आंसू साफ करने लगा। मैं चुप सी हो गई और अगले रोज जब मेरा बाप काम पर गया तो मेरी माँ ने मेरा कान खींचा था। कहने लगी कि आज के बाद तूने अपने बाप से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। बहुत जबान चलानी होती है तुम्हें, ये शिकायतें लगाने की। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाया था।
میں رونے لگی کہ اب نہیں بتاؤں گی، تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا میں ایسا انتظام کروں گی کہ تم بھی یاد کرو گی۔ اسی دن دوبارہ سے اس کا کزن ملنے آیا تو میری ماں نے ساری بات اسے بتا دی، تو وہ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں اس لڑکی کو اچھی طرح سے سمجھا دوں۔ میں اس وقت اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیٹھی تھی، مجھے باہر ہونے والی ساری باتیں سنائی دے رہی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے کمرے میں اوپر کنڈی لگی ہوئی تھی اور میرا ہاتھ کنڈی تک نہیں جاتا تھا، بس دروازہ بند کیے میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور روئی جا رہی تھی، کیونکہ آج سے میری ماں نے میرے ساتھ سختی بھی شروع کر دی تھی۔ پھر میری ماں کہنے لگی کہ ہاں ہاں اسے اپنے لفظوں میں جا کے سمجھا دو تاکہ اس کی زبان بن رہے۔ کم بخت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معصوم نظر آنے والی یہ لڑکی میرے ساتھ ایسا بھی کوئی کھیل کھیل جائے گی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہو۔ میں کافی خوف زدہ ہو گئی اور پھر کسی نے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ وہاں میری ماں کا کزن کھڑا تھا۔ جمال کمرے میں آیا اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ ہچکچا کر کہنے لگی کہ اب نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے مارنا نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ تو میں اب وہ کروں گا کہ تم بھی یاد کرو گی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ شخص میری طرف آنے لگا، میں دیوار کے ساتھ لگ گئی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگا، آئندہ اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو یاد رکھنا تم بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ میں یوں تھی کہ جیسے میرے پورے وجود سے خون خشک ہو گیا ہو۔ اس کے بعد تو جیسے میں نے اپنی زبان بند کر لی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں 8 سال کی ہو چکی تھی، قد کاٹ کی لمبی تھی، اس لیے اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ میری رنگت بھی اپنی ماں کی طرح سرخ سفید تھی۔ ایک بار جب وہ نوجوان گھر میں آیا تو کہنے لگا کہ زہرا آج مجھے اجازت ہے، آج میں تیری اس بیٹی کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر تو جیسے میری جان نکل گئی تھی۔ ابھی وہ میری ماں کے کمرے کے اندر ہی تھا جب میں نے ڈر کے مارے گھر سے باہر نکل گئی، کیونکہ خود کو بچانے کا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ روتے روتے میں اپنی ماں کے قبرستان تک آ گئی۔ پہلی بار میں قبرستان کے اندر آئی اور میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی جب وہاں کا گورگن آیا۔ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میری ماں ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی۔ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ جو منو مٹی کے نیچے جا چکی تھی، اگر وہ ہوتی تو میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، تب تو میں اپنے باپ کو بھی بری نہیں لگتی تھی۔ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھے غصے سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب سے وہ نئی ماں آئی تھی باپ کی نظریں بھی بدل گئی تھی۔ میرا اسکول چھڑوا دیا گیا، میرے سے گھر میں ملازمہ کی طرح کام کروایا جاتا تھا۔ میں شام تک اسی قبرستان میں بیٹھی رہی اور گورگن کہنے لگا کہ بیٹا کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر نہیں ہوتا۔ شام اندھیرے میں بدلنے لگی تھی جب میرا باپ قبرستان میں پہنچا اور مجھے وہاں دیکھ کر غصہ ہونے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ تو یہاں بیٹھی ہے اور گھر میں زہرا کا رو رو کے برا حال ہے کہ پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی، تمہیں کسی کا احساس ہے یا نہیں تھا، اور غصے سے مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ اگر میں گھر سے نہ نکلتی تو پتہ نہیں وہ شخص میرے ساتھ کیا کرتا۔ میں اس وقت 8 سال کی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص مجھے کسی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن یہ فطری طور پہ عورت میں یہ حس موجود ہے کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے۔ دل میں کھٹکا سا لگ جاتا ہے کہ اس شخص کی نیت اچھی نہیں ہے اور اس میں کسی کی بھی بدنیتی کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ جب میرا باپ مجھے گھر لے کر آیا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں آنکھیں جھپک نہ بھول گئی۔ وہ میرا چچا تھا جو کوئی سالوں بعد سعودیہ سے واپس آیا تھا۔
चचा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो मेरे पास आया और मुझे अपने साथ लगाया तो मैं फूट फूट के रोने लगी। मेरा चचा मुझे तसल्ली देने लगा और फिर मेरे बाप से कहने लगा, भाई साहब, मुझे लगता है मेरे बच्चों के साथ इसका दिल बहल जाएगा। अगर ये इसी तरह अपनी माँ की याद में कब्रिस्तान जाएगी तो रोती रहेगी। मेरा बाप कहने लगा कि ठीक है। फिर मैं अपने चचा के साथ उनके घर पर आ गई। उनकी 2 बेटियां थीं। चची ने भी मुझे अपने साथ लगाया और बहुत प्यार किया। मेरी दोनों कज़नें मेरे साथ बातें करने लगी। मेरा दिल बहल गया। मेरी चची कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, क्या हशर बना दिया इसने तुम्हारा। 2 दिन मेरे वहाँ बहुत अच्छे गुजरे। चची ने भी मेरा बड़ा ख्याल रखा। अपनी कज़न्स के साथ खेल कर ये वक्त भी गुजर गया, लेकिन मैं पहले से काफ़ी संजीदा हो गई थी। जब चचा ने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहा है, चलो आओ तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ाऊं, तो मेरा जी चाहा कि मैं अपने चचा से कह दूं कि मुझे घर नहीं जाना। मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ का कज़न मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। मैं अंदर ही अंदर एक अनजाने खौफ में मुब्तला थी। मैं डरते डरते वापस घर गई क्योंकि आखिर कभी तो मुझे घर जाना ही था। पर मैं नहीं जानती थी कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे साथ ये भी हो सकता है। मैं घर आई तो मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार जता रही थी। चचा के सामने मेरा माथा चूमने लगी और फिर मुझे सीने से लगाने लगी। कहने लगी कि तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मैं बहुत उदास हो गई थी। मैं जानती थी कि उससे घर के काम नहीं हो रहे थे, इसलिए मेरी याद आ रही थी। मेरे चचा जाने से पहले मुझे 5,000 का नोट देकर चले गए। कहने लगे कि अपना बहुत सारा प्यारा सा जोड़ा ले लेना। वो पैसे देकर मेरी माँ की आंखें चमकी थी। उसने मेरे चचा के जाते मेरे हाथ से वो पैसे छपट कर ले लिए। हर कहने लगे जाते मेरे हाथ से वो पैसे छपट कर ले लिए। हर कहने लगी कि तू पैसों का क्या करेगी। फिर कहने लगी कि आज तैयार हो जाना, दोपहर को मेरा कज़न जमाल आएगा। ये सुनकर मेरी जान अंदर से निकली थी। मैं बहुत डर गई। फिर कहने लगी कि वैसे भी तेरा बाप अपने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है, पर आज तो बच नहीं सकती। उसने सारा दिन मुझसे घर का काम करवाया, अपने पाँव डुबवाए और रात को मेरा एक अच्छा सा जोड़ा निकाल कर मुझे पहनने के लिए कहा। मैं रोने लगी तो वो मुझसे कहने लगी कि थोड़ी देर में ही वो आ जाएगा और फिर आज मैं तेरा वो हशर करवाऊंगी कि तू याद करेगी। मैं वो जोड़ा नहीं पहन रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसने वो जोड़ा मुझे पहना दिया। मैं रोए जा रही थी और दुआएं कर रही थी कि कोई मेरी मदद को आ जाए, लेकिन मेरी जान उस वक्त निकली जब मेरी माँ का वही कज़न पहुंच गया। आज तो जैसे उसकी आंखों में अजीब सी चमक, दिल यूं था कि आज डूब जाएगा। मेरा जी चाह रहा था कि ये ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। रात के 8 बजे वो आया था। फिर मेरी माँ के साथ उसने खाना खाया और फिर उसके कमरे में चला गया। मुझे बाहर उनकी आवाज़ें आ रही थी। यही एक मौका था कि मैं यहाँ से भाग निकलती। मैंने देखा कि मेरी माँ का मोबाइल वहाँ मौजूद था। चचा का नंबर मुझे ज़ुबानी याद था। फिर मैंने फटाफट से अपने चचा का नंबर मिलाया और दूसरी ही बेल पर मेरे चचा ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कि चचा, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, मेरी इज्जत को खतरा है। अब्बा भी घर पर नहीं है। जैसे ही मैंने चचा से ये बात की तो किसी ने फौरन से मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया था। मेरी तो जैसे पूरे वजूद से जान निकल गई थी। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी सौतेली माँ थी। उसने कहा कि किससे बात कर रही थी। मैंने कहा कि किसी से नहीं। मैं कहा कि किसी से नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। शायद मेरा चचा फ़ोन बंद कर चुके थे। फिर उसने मोबाइल से नंबर देखा और उसी पर फ़ोन किया। कहने लगी कि भाई साहब, बच्ची उदास थी इसलिए उसने फ़ोन कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे आज मत आइएगा क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ और मेरा घर में दिल नहीं लगता। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये वो आखिरी रास्ता था जो मुझ पर बंद हो चुका था। फिर वो अपने कज़न से कहने लगी कि जा इसे कमरे में ले जा। मैं रोने लगी, हाथ जोड़ कर मन्नत समाजत करने लगी, लेकिन वो शख्स मुझे कमरे में ले गया और
कहने लगा कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं रोई जा रही थी, बार बार अपनी माँ को पुकारे जा रही थी कि तुम मुझे कहाँ छोड़कर चली गई हो। तो वो कहने लगा कि आज तूने जितना रोना है रो ले, अपनी माँ को जितना याद करना है कर ले, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं रोई जा रही थी, कभी अल्लाह को पुकार रही थी तो कभी अपनी माँ को। उस वक्त मेरा कोई भी मददगार नहीं था। इससे पहले कि वो शख्स मेरे साथ कोई भी गलत काम करता, दरवाज़ा बड़ी जोर से खटका था। दरवाजे के खटके पर वो शख्स हैरान हुआ और कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे उसने बाहर का दरवाज़ा खोला तो मेरे चचा बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए। मेरी माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरी माँ के कज़न को देखकर मेरे चचा ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे कि कौन हो तुम, और मेरे भाई की गैर मौजूदगी में तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यहाँ पर आओ। मेरी माँ के तो चेहरे पर एक के बाद एक रंग आकर गिर रहा था। मैं रोती हुई चचा के साथ लिपट गई तो वो नौजवान फटाफट से अपना गिरेबान छुड़वाकर घर से बाहर भाग गया। मैंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना चचा, मुझे अपने घर ले जाओ। तो मेरी माँ फिर सीधे बहाने बनाने लगी कि ये मेरा भाई है, मैं रात को अकेली थी तो इसलिए इसे बुला लिया। लेकिन मेरे चचा ने कोई बात ना सुनी और मुझे लेकर घर आ गए। फिर मुझसे कहने लगे कि जब तुम्हारा फ़ोन आया था तो मैं बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैं घर से फ़ौरन निकल गया। तुम्हारी माँ की बातें सुनी तो पीछे से तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं समझ गया कि ये औरत तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहरहाल मैं रोई जा रही थी और चची ने मुझे अपने साथ लगाया और मुझे चुप करवा दिया। 2 दिन तो उन्होंने भी बड़ा प्यार दिखाया, लेकिन माँ ही होती है, कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। चचा ने मेरे बाप से कह दिया कि शफक हमारे घर पर ही रहेगी। उन्होंने भी कोई इतराज़ नहीं किया। चचा 1 हफ्ते बाद स्वातिया वापस चले गए तो तब मैंने अपनी चची का असल रूप देखा। वो भी वैसे ही थी जैसे मेरी सौतेली माँ थी। उसने भी मुझे स्कूल में दाखिल नहीं करवाया और अपने घर के सारे काम मुझसे करवाती थी। उसे भी एक मुफ्त की मुलाजमत चाहिए थी। बहरहाल ये था कि यहाँ मेरी इज्जत तो महफूज थी। मेरी दोनों कज़नें पहले तो मेरे साथ ठीक रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझसे यूं बात करने लगी जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ। मैंने सब्र करना सीख लिया था। अपनी माँ के मरने के बाद एक सब्र ही तो था जो मैंने किया था। बहरहाल मैं सारे काम करने लगी और वक्त भी आके पड़ने लगा। मैं 12 साल की हो गई थी। अब तो चची खाना भी मुझसे ही बनवाती थी। मेरी चची मुझे बस एक ही रोटी खाने के लिए देती। सर्दियों का मौसम था और मैं ठंड से थर-थर रही थी कि जब मेरी चची कहने लगी कि तुम आज सहन में सो जाओ क्योंकि मेरी बेटियां तुम्हें अपने कमरे में नहीं सुलाएंगी, पर मुझे भी किसी को अपने कमरे में सुलाने की आदत नहीं है। उसने मुझे सहन में सर्दी में ज़मीन पर ही एक बहुत सीधा और पुराना सा बिस्तर बिछा दिया। ऊपर लेने के लिए जो लिहाफ दिया था वो काफ़ी पुराना था और मोटा भी ना था। मैंने कहा कि चची मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो वो कहने लगी कि मैं क्या करूं, सर्दी लग रही है तो जा अपनी माँ की कब्र पे जाके सो जा, उसकी आगोश में रहेगी तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। पता नहीं तुम्हारे चचा को क्या सूझी थी जो तुम्हारा बोझ भी मुझ पर डाल दिया। मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना देती हूँ, यही एहसान बात है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटियों के मुकाबले में खड़ा नहीं कर सकती। चलो जाओ यहाँ से और यहीं पे लेटो। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उस रात बहुत ठंड थी। पूरी रात मैं सर्दी से थर थर कांपती रही। साथ में आंसू बहाती रही कि माँ गई। मेरी माँ तो रात को उठ उठ कर मुझ पर रसाई देती थी कि कहीं मेरी बच्ची को सर्दी न लग जाए, और आज मैं सर्दी के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। लेकिन कोई ऐसा ना था कि मुझे गर्म रसाई उड़ा देता। एक बार चची ने किसी की दावत की और अपनी जहेज का कीमती डिनर सेट निकाला। मुझसे कहने लगी कि इसे अच्छे तरीके से धो दो। मैं बर्तन धो रही थी कि प्लेट छूटकर मेरे हाथ से गिर गई और फर्श पर गिरते ही चकनाचूर हो गई। ये देखकर मेरी चची ने मुझे थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुमने मेरा सारा डिनर सेट खराब कर दिया। अब क्या तुम्हारा बाप मुझे लेकर देगा?
जो तुझे भी संभाल नहीं सकता, मैं तुझे कल ही तेरे बाप के घर छोड़ाऊंगी, फिर चाहे तेरी माँ तेरे साथ जो चाहे सलूक करे। चची बहुत गुस्से में थी। मैं वापस घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जानती थी कि मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन मेरी चची ने मुझे जबरदस्ती मेरी माँ के घर छोड़ दिया। अब तो वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। मेरे साथ और भी बुरा सलूक करती थी। कहती थी कि एक बार तेरा बाप शहर से बाहर जाए तो फिर देख मैं क्या करती हूँ। मैं तेरा निकाह जमाल से पढ़वा दूंगी। मैं एक बार फिर घर से निकल गई और सोच चुकी थी कि अब वापस घर नहीं जाऊंगी। अपनी माँ की कब्र के पास आकर रोने लगी। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा था और मैं अपनी माँ की कब्र पर बैठी रोई जा रही थी कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई अम्मा? उठो ना, उठो और मुझे अपनी आगोश में समेट लो। क्योंकि ये दुनिया बिना माँ की बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं करती। मैं बिलक बिलक के रो रही थी कि जब मेरे कंधे पर मुझे एक हाथ सा महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वो वही गुरगन था। वो भी मुझे पहचान गया क्योंकि जब भी मैं उदास होती थी फिर वो भी जा चुका था। मैं अपनी माँ की कब्र पर रोए जा रही थी। अब मैं कब्रिस्तान में ही रहने लगी। न मुझे उन कब्रों से खौफ आता था न ही उस कब्रिस्तान से। मैं रोज़ाना अपनी माँ की कब्र पर रोती रहती। किसी को मुझ पर तरस आता तो मुझे कुछ खाने पीने को दे देता। लेकिन एक रात वो हुआ जो मैं सोच नहीं सकती थी। मैं अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थी कि जब मुझे लगा कि कब्र की मिट्टी हटने लगी है। हवा बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद वो हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तेज हवा से मिट्टी मेरी आंखों में पड़ गई। मैं अपनी आंखें मसलने लगी, लेकिन जब मैंने आंखें मसलने के बाद खोली तो सामने मेरी माँ बैठी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बेआंसू बहा रही थी और अपने दोनों हाथ उसने मेरी जानिब बढ़ा दिए। मैं अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोई। मैं हैरान थी कि मेरी माँ जिंदा कैसे हो गई, कब्र से कैसे बाहर आ गई। उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और फिर मैं अपनी माँ की आगोश में रोते रोते सो गई। लेकिन जब सुबह उठी तो मैं अपनी माँ की कब्र की मिट्टी पर सोई हुई थी। वो गायब थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं दाएं बाएं देख रही थी, लेकिन अब ऐसा रोज होने लगा था कि रात को मेरी माँ मुझे अपनी कब्र पर ही मिलती थी। मैं अपनी माँ से बातें करती, आगोश में लेट जाती थी। न जाने मुझे सर्दी का एहसास होता था या किसी और बात का। मैं ये सोचती थी कि आखिर मेरी माँ कब्र से बाहर निकल कैसे आती है। क्या बेटी की मोहब्बत में ऐसा भी हो सकता है? बहरहाल वो गुलकन वही रहता था। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया। रूखी सूखी जो वो खुद खाता था मुझे भी वही खिला देता। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ रोज मुझसे रात को मिलती है, तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा कि मैंने देखा है तुम रोज अपनी माँ से बातें करती थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो हकीकत में मेरी माँ थी या फिर। आप ही बताइए कि वो कौन है जो रात को मुझे अपनी आगोश में ले लेती है।